नमस्कार। आपदा और उसके समाधान के इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना के एक और खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। आपदाओं की बात करें तो ये प्राकृतिक और हो या फिर मानव निर्मित, आपदा का सामना तो हमें करना ही है, लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। ऐसा हम सभी मानते भी हैं। आपने इससे पहले एनडीआरएफ, एनडीएमए और एनआईडीएम और साथ ही कई और राज्यों की आपदा प्रबंधन की जो संस्थाएं हैं उनका नाम सुना होगा और इन सभी की बहुत बड़ी भूमिका भी है। लेकिन इन सभी के बीच में सबसे ज्यादा बढ़कर भूमिका अगर किसी की है तो वो है वहां मौजूद स्थानीय लोगों की, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और निभाते हुए अक्सर नजर भी आते हैं। अब ऐसे कई सारे उदाहरण आज हम सभी के सामने हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जागरूक हो कि आपदा के समय उसे क्या करना है, कैसे आपदा से निपटना है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास अंक, जिसमें हम जानेंगे कि आपदा से निपटने के तरीके, आपदा के बाद कैसे पीड़ितों की मदद की जाए और आपदाओं के दौरान और उसके बाद स्थानीय लोग इस पूरी प्रक्रिया को क्या कुछ अपनाएं। आज अपने इस खास अंक में आज इसी पर करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ में कुणाल सत्यार्थी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव है। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही को फाउंडर तान्या ग्रुप के एलिया जाफर हमारे साथ मौजूद है। एलिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में प्रोफेसर संतोष कुमार जी हैं, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, जो कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा से आए हैं। बच्चों, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास अंक में। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआती सवाल लेते हैं कुणाल सत्यार्थी जी से। कुणाल सर, जिस तरीके से आपदाओं की हम बात करते हैं तो आपदाओं के लिए हमें क्या कुछ महत्व होता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सामुदायिक आपदा को लेकर के कि हमारी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आपका आज का शीर्षक है और टॉपिक है सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन, बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऐसा कहना चाहता हूँ कि चाहे देश में एनडीएमए का नाम लिया आपने, एनडीआरएफ का नाम लिया, एनआईडीएम का नाम लिया, ये सारी संस्थाएं हैं, बट बहुत बड़ा देश है हमारा। और इतने बड़े देश में कोई भी आपदा हो जाए तो कोई रिस्पॉन्स करना हो, वहाँ तक पहुँचना हो, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, दूर का इलाका है, तो वहाँ तक पहुँचना, लोगों की जान माल को बचाना, उनकी प्रॉपर्टी को बचाना एक बड़ा मुश्किल काम है जी। और सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है जितना जल्दी पहुँच सकती है, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल पुलिस है, वो उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। बट बहुत ज़्यादा अहम है कि वहाँ के जो लोकल समुदाय हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाकों में बहुत दूर है, आप सुन रहे होंगे फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं अगर वो सक्षम होंगे उस आपदा से निपटने के लिए, तो ही आपदा का असली मायने में प्रबंधन हो सकता है जी। तो इसलिए हमारी बहुत जरूरी है इस बारे में, कौन सी कार्यक्रम भी चला रही है सरकार, बट बहुत ज़रूरी है कि लोकल समुदाय के लोग, लोकल बच्चे, युवक मंडल के लोग, महिला मंडल के लोग, लोकल प्रधान, पंचायत, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वो सब उसमें मिलकर साथ दें। तो इसी पे सारा ये जो सामुदायिक प्रबंधन है बड़ा जरूरी है इसके बारे में जी। इलिया जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप तान्या ग्रुप की को-फाउंडर भी हैं, तो ऐसे में जो प्राइवेट संस्थान है उनकी क्या कुछ भूमिका रहती है, क्या कुछ महत्व है उनका? अगर किसी प्रकार से कोई आपदा आ जाती है तो किस प्रकार की भूमिका निभाते हुए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नजर आते हैं? मेरे ख्याल से गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं, इनका एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। एक तो आपदा आने से पहले पूर्व तैयारी में जी, क्योंकि पूर्व तैयारी के समय में यदि आप क्षमता का निर्माण करते हैं लोगों के लिए वहाँ के, क्योंकि वही होते हैं जो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिन्हें हम कहते हैं, तो किसी भी आपदा के समय में सबसे पहले आपस में समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो पूर्व तैयारी के समय में चिन्हित करना कि कौन लोग अति संवेदनशील हैं, कौन लोग हैं जिनमें क्षमताएं हैं, क्या साधन है, संसाधन है उन लोगों के पास उस क्षेत्र में, ये होता है। और उसके बाद आपदा आने के बाद आकलन करना कि कितना नुकसान हुआ है, किसको, राहत कार्य में शामिल होना, और उसके बाद राहत कार्य के बाद भी एक पुनर्निर्माण की जो एक काफी समय तक चलती है आपदा आने के बाद प्रक्रिया, तो उसमें भी काफी एक अहम भूमिका रहती है ऐसी संस्थाओं की जी। प्रोफेसर जी, जिस तरीके से देखा जाए तो ऐसी आपदाएं तो अचानक से आती हैं और उनसे निपटना बहुत एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं उस आपदा के बाद में?
देखिए, ये अगर आप देखें 1730 की एक छोटी सी घटना है जी। और जो बड़ा व्यापक रूप हुआ, जो खिजड़ी मूवमेंट के रूप में जाना जाता है पूरे देश में। कुणाल जी जानते होंगे, फॉरेस्टर हैं। जब वहाँ पे एक इस तरह की मानव निर्मित जो एक प्रकरण हुआ, उसमें राजा ने कहा कि हमें लकड़ी चाहिए और लकड़ी को काट कर लाओ। वहाँ पे जो जोधपुर के पास जो जगह है, वहाँ पे जब वहाँ गए पहुँचे पुलिस, और उन लोगों ने पेड़ को काटना शुरू किया, तो उसमें जी। महिलाओं ने विरोध किया जी। और उसमें करीब 323 और 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई जी। पेड़ से चिपक के। वो पहला हमारा चिपको मूवमेंट था। तो कम्युनिटी जो बात होती है, तो कम्युनिटी का सबसे पहला इंगेजमेंट ये होता है कि उनको उस जगह से लगाव है। बिल्कुल। दूसरा, उनसे होने वाले कोई भी नुकसान है उसके लिए वो सबसे पहले आगे आना चाहते हैं और आते हैं। तो उनका एक कमिटमेंट है और दूसरा उसकी जगह की पहचान है, समझ है। तो इसलिए जो ऐसी परिस्थिति जहां बनती आपदाओं का रोज वो इंटरफेस कर रहे हैं, लोकल लेवल पे जो रिस्क है उसको, जी। तो उसके हिसाब से उनके, अगर जो कह रही हैं अभी आलिया जी भी ने कहा कि हम क्षमता का निर्माण करते हैं, तो इस तरह की जो आपदाएं हैं वो अपनी समस्याओं से तो जूझते ही हैं, लेकिन उस तरह से जो संस्थाएं हैं, एनडीएमए, एनआईडीएम, एसडीआरएफ, स्टेट गवर्नमेंट, सारी चीज उन लग के अगर उनका क्षमता का विकास करते हैं तो वो अपने प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से, जो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि जान और माल जी। दोनों की क्षति कम हो, बिल्कुल। बल्कि शून्य हो, और उसमें जो इनकी जो अपना पूरा जो जोश है और समझ है, वो दोनों के इस प्रबंधन में जो कम्युनिटी लेड कहते हैं, कम्युनिटी के द्वारा, जी। तो कम्युनिटी के द्वारा जब ये काम करेंगे तो आसपास में लोग, कोई भी संस्थाएं बाद में आती हैं। जी। और सर्वप्रथम जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं आपदा क्षेत्र में, और वहाँ पे अगर आहत होते हैं, तो वो सबसे पहले वो लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो बिल्कुल। मैं एक छोटा सा प्रकरण दे रहा हूँ कि हर घर में कुछ न कुछ रिस्क है और जी। हर घर में क्षमता का विकास चाहिए। तो हर घर जोखिम और हर घर क्षमता, अगर इस उद्देश्य से चले तो कम्युनिटी के पास अब अगर ये पूरी चीजें पहुंच जाती हैं, जो एक व्यवस्थित रूप से, जो जी। संस्थाओं के द्वारा, तो निश्चित रूप से जान और माल दोनों की क्षति कम होगी, क्योंकि कम्युनिटी ऑलरेडी कर रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा सहयोग देने की आवश्यकता है। कुणाल सर, अगर देखा जाए तो इस पूरे जिस तरीके से आज का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपदाओं से निपटने के लिए एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, क्या कुछ पहल की गई है अभी तक? सो एनडीएमए की तरफ से जो बताना चाहूँगा, सबसे जो बड़ा अधिनियम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसमें 3-4 धाराओं में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अगर देश में करना है तो लोगों के साथ करना है। इट हैज टू बी पीपल सेंटर्ड। जी। एनडीएमए ने नेशनल पॉलिसी बनाया डिजास्टर मैनेजमेंट का 2009 में। उसमें भी इसका वर्णन है कि सामुदायिक तरीके से ही आप आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। जी। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2019 का, उसमें भी बड़ा एम्फेसिस है इसके बारे में। तो सारी जो अधिनियम्स हैं, कानून हैं, प्लान्स हैं, सब में लिखा हुआ है कि आप समुदाय को साथ लेके चलेंगे। बट ये तो कहने की बात हो गई, किताबों में लिखी बात हो गई। बट अभी 28 सितंबर 2021 को माननीय गृह मंत्री महोदय ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो आप पीछे चलचित्र में देख भी रहा है। जी। इसको बोलते हैं आपदा मित्र योजना। और इसमें ये टारगेट दिया गया कि पूरे देश में 350 जिला, जो ज्यादा जहाँ पे आपदा होती है, 750 जिलों में से 350 जिलों को चुना गया। और वहाँ पे टारगेट है कि हम 1 लाख युवक को आपदा मित्र वॉलंटियर ग्रुप में ट्रेन करेंगे। जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है प्रोग्राम, और बच्चे निकल के आ रहे हैं, चाहे बालासोर की ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे अभी आज आसाम और मेघालय में फ्लड का सिचुएशन बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और फ्लड की सिचुएशन है। तो ये बच्चे निकल के आ रहे हैं, और इन बच्चों के लिए बताया गया कि इनको 12 दिन का बड़ा रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है आपदाओं के लिए, अपने इलाकों के आपदाओं के लिए। जी। और एक पूरी किट दी जाती है व्यवस्था के रूप में। एक टी-शर्ट है, उनका ड्रेस है जो दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बिकॉज ऐसे बच्चे ही सबसे पहले पहुंचते हैं, और इनको लोकल भाषा का पता होता है। जो हमारी फोर्सेस जाती हैं उनको कोई और लैंग्वेज पता होता है, इनको लोकल भाषा का पता है, इनको लोकल लोगों का पता है, गांव में कौन है, पंचायत प्रधान कौन है, कौन से परिवार हैं, लोकल टोपोग्राफी का पता है, लोकल ज्योग्राफी का पता है, लोकल आपदाओं का पता है। वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो उनको लैंडस्लाइड का पता है। जी। सो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें 1 लाख लोगों को, 1 लाख से बताते हुए खुशी हो रही है, करीब 85,000 बच्चों की ट्रेनिंग हो गई है। जी। और ये आज फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं। जी। क्योंकि वॉलंटियर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, साथ में कंधा से कंधा मिला के हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ हर आपदा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपदा मित्र प्रोग्राम, और इसको बड़ा करने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं एनसीसी से, एनएसएस से, जी। नेहरू युवा केंद्र से, भारत स्काउट्स गाइड से, उनके वॉलंटियर की प्रोग्राम है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में मौजूद है। तो हर बच्चा, हर युवक ही क्यों, हर नागरिक को इस देश में आपदा मित्र वॉलंटियर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
जी इलिया जी, जिस तरीके से देखा जाए आज के टाइम में और खासतौर पर कोविड के बाद में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपने हाथ में मोबाइल लेकर चलता है, तो ऐसे में आपदाओं से निपटने में सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का कितना सपोर्ट हमें मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी की 10 सूत्रीय एजेंडा जो है उसमें भी उनका 7वां पॉइंट वही था कि कैसे हम आपदा के जोखिम को न्यूनीकरण करने के लिए सोशल मीडिया या फिर मोबाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो आज के समय में यदि पूर्व चेतावनी की बात करते हैं, किसी भी तरह की आपदा आने वाली उसका अलर्ट या अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया व्हाट्सएप के थ्रू कुछ नुकसान भी है क्योंकि रूमर्स कई बार फैलते हैं, पर फायदे अगर हम करना चाहें तो एक बहुत जल्दी बहुत तेजी से लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। जो समुदाय के लेवल पे प्लान्स बने हैं उसमें कई टास्क फोर्सेस बनते हैं, जैसे कि खोज और बचाव की टास्क फोर्स, या फिर जो चिन्हित लोग हैं, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं, दिव्यांगजन या एल्डरली पीपल, तो उन लोगों को कैसे एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। तो टास्क फोर्सेस को जल्दी से जल्दी उनको मोबिलाइज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में ड्रोन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है आजकल कि जिससे हम आंकलन बहुत जल्दी कर सकते हैं। उन जगहों में जो कि हम पहुंच नहीं सकते वहां ड्रोन के थ्रू हम पता कर सकते हैं, और असेसमेंट भी बहुत फास्ट हो गया है। जैसे कोबो कलेक्ट गूगल फॉर्म के थ्रू फील्ड में जाते ही तुरंत इंफॉर्मेशन एक जगह पे आती है जिसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो काफी अहम रोल अब एक टेक्नोलॉजी का आया है। जी चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा तो लगातार चलती ही रहेगी कि आपदाओं से कैसे निपटा जाए, और सवाल जो है हमारे जो साथ जो छात्र मौजूद है, जो छात्राएं मौजूद है, वो भी अपने सवाल लेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं।